हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। से फ्रेंड्स, आज हम आज के एक और नए वीडियो के साथ एक और नए लेक्चर में बात करने वाले क्लास 12 की हिस्ट्री का बुक नंबर 2 का लेसन नंबर 7, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, एक्सप्लेनेशन वीडियो 2 होने वाला है, क्योंकि लेक्चर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा, जल्दी से इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां पर आपको उस वीडियो को वीडियो एक्सप्लेनेशन लिंक देखने को मिल जाएगी। पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। फुल एक्सप्लेनेशन है विद नोट्स के साथ। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहते हैं। तो ज्यादा फार्म ना बढ़ते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो होने है वो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। और जो लोग लेक्चर नंबर 1 देखे हैं तो उसको पता होगा कि इससे पहले के जितने भी टॉपिक थे वो सारे टॉपिक जो है हमने क्लियर कर लिए थे बहुत अच्छे से लेक्चर 1 में। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है लेक्चर नंबर 2 का, वो होने वाला है राज के केंद्र। ठीक है, यहां से इससे पहले का टॉपिक हमने क्लियर कर लिया, और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है राज के केंद्र। इतना क्लियर है। ठीक है, तो आज का टॉपिक ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है राज के केंद्र। ठीक है, विजयनगर में राज के केंद्र बस्ती के दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित है। राज के केंद्र जहां पे राजा महाराजा रह करते थे ना, वो हमारा राज के केंद्र था। ये कहां पे स्थित था? दक्षिण और पश्चिम भाग में स्थित था। कहां पर? विजयनगर साम्राज्य में। इस साम्राज्य से 60 से ज्यादा मंदिर प्राप्त हुए। बात करें इस साम्राज्य में, तो इस साम्राज्य में 60 से अधिक मंदिर जो है प्राप्त हुए हैं, तथा इन मंदिरों और संरचना को राजा अपना संरक्षण प्रदान किया करते थे या संरक्षण देते थे। इतना क्लियर है। जो मंदिर मस्जिद ये जो भी संरचनाएं थी, इनको क्या था? राजा अपना संरक्षण देता था। विजयनगर साम्राज्य में 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। यानी विजयनगर साम्राज्य जो है यहाँ पे 30 ऐसी संरचनाएं हैं, 30, जिसकी जो पहचान है महलों के रूप में की गई है। ठीक है, यह जो बहुत बड़ी संरचना थी, ये जो संरचना थी ना, बहुत बड़ी संरचना थी। यह स्थान पूजा पाठ के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। ये जो स्थान था पूजा पाठ के प्रयोग में नहीं लाया जाता था। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यह माना जाता था कि महलों और मंदिरों में बहुत अंतर होता था। यहाँ पे ऐसा माना जाता है जो महल और मंदिर थे ना, उसमें बहुत ज्यादा अंतर होता था। अंतर होने का कारण कैसा क्या था, कैसे पता चलता था? जो मंदिर हुआ करते ना, मंदिर को राजगिरी नामक पत्थर से बनाया जाता था। ठीक है, जो मंदिर था उसको राजगिरी नामक पत्थर से बनाया जाता था, और बाकी महलों को नॉर्मली हम बनाते थे। इतना क्लियर है। ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? विजयनगर का प्रभावी मंच। विजयनगर साम्राज्य में हमें 2 ऐसे प्रभावी मंच मिले हैं। पहला है सभा मंडप और दूसरा है हमारा महानंबी डिब्बा। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुन लेना, क्योंकि ये जो है आपका महानंबी डिब्बा या ये सभा मंडप जो है आपसे पूछा जा सकता है किसमें? आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। पहला आता है सभा मंडप। सभा मंडप क्या है? देखो, यह ऊंची मंच है। ये क्या है? ये काफी ऊंचा मंच है, जिसके ओर सामने समान दूरी पर लकड़ी के खंभों के लिए छिद्र बनाए गए। यानी कि ये हमारा ऊंचा सा मंच है। ठीक है, ऐसा, और इसके ऊपर जो छत है ना, उस छत को टिकाने के लिए क्या क्या है, जगह जगह पर वो छिद्र छोड़े गए, जिसमें कि खंभे द्वारा उसको टिकाया जा सके। इतना क्लियर है। इस सभा की दूसरी मंजिल इस स्तंभ पर टिकी रहती है। जैसे कि मैंने बताया, इस सभा की जो दूसरी मंजिल किस पर टिकी हुई है? इन खंभों पर टिकी हुई है। और दूसरी मंजिला पर जाने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, और दूसरे फ्लोर पर जाने के लिए क्या है? सीढ़ियां बनाई गई थी। सभा मंडप में स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम स्थान बच जाता था। यानी सभा जो मंडप था ना, ये जो खंभे थे ना, आप बहुत ज्यादा पास थे, जिस वजह से क्या है कि यहाँ पे खुला स्थान जो बहुत कम बचता था। और इसलिए यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये जो सभा मंडप था, इसका आखिर प्रयोजन इसमें होता क्या था, या फिर किस लिए इसका यूज किया जाता था, या किस लिए बनाया गया था। अब आता है सेकंड मंच, हमारा आता है महानबी डिब्बा। ठीक है, देखो, यदि हम शहर के सबसे ऊंचे इमारत की बात करें तो महानबी डिब्बे का नाम सबसे ऊपर आता है। बात करें विजयनगर साम्राज्य के सबसे ऊंचे मंच की या फिर ऊंचे इमारत की, तो महानबी डिब्बा जो है, इसका नाम जो सबसे टॉप लिस्ट में आता है। महानबी डिब्बा विशालकाय मंच था। जो महानबी डिब्बा था, विशालकाय मंच था, बहुत बड़ा मंच था, जिसका आधार, यानी जिसकी ये जो चौड़ाई थी, जिसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट था। कितना था? 11,000 वर्ग फीट। और उसकी ऊंचाई कितनी थी? 40 फीट। सोचो, अगर कोई बंदा अगर नीचे खड़ा होकर कर देखेगा तो पूरी मुंडी भी टेढ़ी कर उठा देगा ना, उसके बाद भी नहीं देख पाएगा, इतना ऊंचा था वो। यानी 40 फीट, यानी एक इंसान कितने फीट का होता? 5 फीट 6 फीट, और सोचो 40 फीट ऊंचा था ये। इतना क्लियर है। ठीक है, यहां से ऐसा प्रभाव मिला है कि यहां से हमें ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि जिससे यह ज्ञात होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि इस पर कोई लकड़ी की तख्ती चढ़ाई गई हो। इस पर कोई लकड़ी की तख्ती चढ़ाई, आखिर इतना ऊंचा बनाया गया है तो इसके ऊपर जरूर कोई लकड़ी की तख्ती चढ़ाई गई है, और उसको ऊपर रख दिया, यानी कि नीचे में क्या एक बेस बना दिया, उसके ऊपर लकड़ी की तख्ती लगा दी गई है।
ऐसा हमें साक्ष्य मिलता है, ऐसा पता चलता है। इस संरचना से जुड़े कार्यक्रम सितंबर और अक्टूबर में कुछ हिंदू त्योहार भी मनाए जाते थे। यानी कि जो हमारा जो महानंबी डिब्बा था ना, इस डिब्बे के ऊपर क्या होता था या इस संरचना पे क्या होता था, सितंबर अक्टूबर के महीने में कुछ हिंदू त्योहारों को मनाया जाता था। जैसे दुर्गा पूजा कह सकते हो आप, ठीक है, नवरात्रि कह सकते हो जो अभी कुछ दिन पहले गई, उसके बाद हमारा दशहरा आ सकता है, दशहरा, ठीक है, उसके बाद हमारा दिवाली, बलि, बलि मीन्स क्या होता है, किसी को हलाल करना है, फिर जानवरों की बलि वगैरह देना, ठीक है, आदि। ये सभी काम किसका होता है, महानबी डिब्बा के ऊपर होता था। और जो सभा मंडप था उसको हमें पता ही नहीं चला कि उसका यूज आखिर होता किस लिए था। इस मंच के ऊपर राजा अपनी ताकत का प्रदर्शन भी किया करते थे। इस मंच के ऊपर क्या कहते हैं, राजा द्वारा अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। महानंबी डिब्बा मंच के ऊपर अश्व पूजा यानी कि घोड़ों की पूजा, मूर्ति पूजा यानी मूर्तियों की पूजा, जानवरों की बलि वगैरह दी जाती थी, जानवरों की बलि भी दी जाती थी। और इस पर मृत कुश्ती यानी कि मौत का खेल जिसे कहते हैं ना, मर गया, कुश्ती लड़ते थे, उसमें मौत का खेल होता, मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मृत कुश्ती आदि की प्रतियोगिता भी की जाती थी या कराई जाती थी। प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षक थे। यानी इस अवसर पर क्या था, जो राजा था ना, राजा क्या करता, अपने प्रमुख नायकों और न्यायाधीशों, जो अधीनस्थ जो राजा थे ना, उनको क्या करता था, राजा गिफ्ट वगैरह दिया करता था। तो गिफ्ट वगैरह देता था, तो उससे क्या होता, उस टाइम का ना लोगों के नगरे में एक वो जो औपचारिकता जो गिफ्ट देने की थी, वो क्या था, लोगों में हाईलाइट हो जाती थी, लोग उसे देखते थे, भाई गिफ्ट दे रहा है ना। तो ऐसा इसके लिए काम होता था। ये इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, राज के केंद्र में स्थित अन्य भवन। जो राज के केंद्र था, यहाँ पे और भी कई सारे भवन स्थित थे, ठीक है, 30 संरचनाएं मिली थी ना, तो कुछ और भवन थे, उनको देख लेते हैं। राज के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से लोटस महल है, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्री ने किया था। यानी कि राज के केंद्र के सबसे अगर सुंदर भवन या सुंदर घर इमारत की बात करें तो उसमें लोटस महल का जो नाम आता है वो सबसे नंबर 1 पे आता है, जिसका जो नामकरण है कब किया गया था, 19वीं शताब्दी में किया गया था, और एक अंग्रेज यात्री के द्वारा किया गया था। इतना क्लियर है, ठीक है। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, बात करें तो ये हालांकि यह नाम क्या निश्चित रूप से रोमांचकारी है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है, इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि इसका नाम सच में यही है। यह भवन किस कार्य के लिए बनाया गया था, यह भवन किस कार्य बनाएगा कि ये जो भवन था आखिर किस कार्य के लिए बनाया। जैसे यहाँ का हमारे बात करें दिल्ली में जो हमारा लोटस के टेम्पल है, इसको किस लिए बनाया गया है, यहाँ पे लोग जाते हैं, सभी धर्म के लोग जाते हैं, अपनी क्या है जो भी इनकी विशेष होती है, श्रद्धा होती है, श्रद्धा भाव से अंदर जाते हैं, चुपचाप बैठ के अपनी जो है मन को एकाग्र करते हैं। लेकिन वहां पर जो लोटस महल बनाया किस काम के लिए बनाया गया था, इसका हमें पता नहीं चल पाया है। विजयनगर का एक मंदिर था हजार राम मंदिर, जो अत्यंत दर्शनीय था, यानी देखने लायक था। इसका प्रयोग राजा और उसके परिवार के सदस्य ही क्या करते थे। यहाँ पे 100 वाले लोग तो आते ही नहीं थे, यहाँ पे जिसका नाम क्या है हजार राम मंदिर, तो हजार राम मंदिर मतलब करोड़पति लोग आया करते थे। तो कौन कौन आते थे, यहाँ पे राजा या फिर उसके परिवारजन ही आया करते थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दीवारों पर बनाए गए मूर्ति। देखो दीवारों पर बनाई गई मूर्तियां सुरक्षित है, यानी कि जो हजारा मंदिर है और भी कई सारी जो मंदिर है, इमारतें हैं, उन पे जो भी मूर्तियां उकेरी गई थी वो क्या है, वो अभी सुरक्षित हैं। इसमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्ण रामायण के लिए कुछ दृश्य भी सम्मिलित है। यानी कि ये जो मंदिर है ना, इन मंदिरों में जो अंदरूनी दीवार है, उस दीवार पे क्या किया गया है, रामायण से कुछ चित्र लिए गए हैं, कुछ दृश्य लिए गए हैं, जिसको कि वहां पे उकेरा गया है या फिर सम्मिलित किया गया है। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक वो सारी चीज धीरे धीरे क्लियर हो रही है। देखो अगर आपको क्लियर नहीं होती तो एक बार और इस वीडियो को जरूर देखना, आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में सारी चीजें हमें क्लियर नहीं हो पाती हैं। अब आता है धार्मिक केंद्र, ठीक है। यानी कि धार्मिक केंद्र क्या थे, वहां पे जो धर्म यानी कि धर्म से जो प्रतिबद्ध थे या फिर जो कह सकते हो धर्म वाले काम कहाँ पे होते थे, कार्यक्रम कहाँ करवाए जाते थे। राजधानी का चयन, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसमें राजधानी का चयन। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यहाँ पहाड़ियां रामायण में उल्लेखित बलि और सुखबीर के बानर राज्य की रक्षा करती है। यानी कि स्थानीय मान्यताओं के अनुसार बात करें तो जो विजयनगर साम्राज्य था ना, वो ऐसे बसा हुआ था और इसके साइड साइड में क्या थे, पहाड़ बसे हुए थे, ठीक है। तो पहाड़ जो थे वो क्या करते, विजयनगर साम्राज्य की रक्षा करते थे। सेम उसी की तरह जिस तरीके से जो रामायण जो कथा उल्लेखित है ना, उसमें दो की बात की गई, बलि और सुखबीर, तो वो दोनों बानर जो है ना वो क्या करते हैं, वहां की उनकी रक्षा करते थे। सेम उसी तरीके से जो पहाड़ थे ना, ये क्या करते हैं, विजयनगर की रक्षा करते थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इस पहाड़ी में विरूपाक्ष
से विवाह के लिए तब किया था। यानी और अन्य जो मान्यताएं हैं उनकी बात करें, जो मातृ देवी थी हड़प्पा सभ्यता की, जो मातृ देवी थी जिसको हम पंपा देवी के नाम से जानते हैं या फिर उसके नाम पे हम्पी नाम रखा था। ठीक है, आपने लेक्चर 1 में देख लिया था। ठीक है, नहीं देखा तो लेक्चर 1 जरूर देखना, क्योंकि वहां देख लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जो मातृ देवी थी यहाँ की पंपा देवी, उन्होंने क्या कहता है, विरूपाक्ष कौन थे? विरूपाक्ष शिव का एक दूसरा रूप है या दूसरा नाम है, जिसको क्या कहता है, मातृ देवी ने क्या कहता है, पहाड़ी में विरूपाक्ष को लिए विवाह करने के लिए क्या था, घोर तपस्या का मार्ग अपनाया था। ठीक है, जो राज्य के संरक्षण देता था, शिव का एक रूप था, शिव का एक रूप था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। जो विरूपाक्ष मंदिर है ना, आज तक ये जो है वर्तमान में भी जो है इस विवाह को या फिर इस पद्धति को अपनाया जा रहा है या फिर प्रचलन में है कि इन दोनों का विवाह कराया जाता है हर वर्ष बड़े ही धूमधाम से। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालीन जैन मंदिर भी मिले हैं। ये जो पहाड़ियां है ना, इन पहाड़ियों में क्या है, पूर्वकालीन पहले के जो मंदिर थे वो भी इसमें हमें देखने को मिले हैं या फिर सम्मिलित हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि हम विजयनगर के मंदिर के इतिहास की चर्चा करें तो यह मंदिर का निर्माण काफी लंबे समय तक होता था। यानी कि सॉरी फ्रेंड्स, बात करें यहाँ के विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों की चर्चा करते हैं तो यहाँ पे जो मंदिर होते थे ना, अगर इनके निर्माण की बात करें तो बहुत ही लंबा समय होता था। बहुत लंबे समय तक क्या होता है, यहाँ पे मंदिर का कार्य, निर्माण कार्य होता रहता था। मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश, बात करें मंदिरों का निर्माण का तो चालुक्य वंश ने करवाया। ठीक है, उसके बाद पल्लव वंश है, पल्लव वंश ने करवाया, होयसाल वंश है, होयसाल वंश ने करवाया, तथा चोल वंश के राजाओं ने भी मंदिरों का निर्माण करवाया। इतना क्लियर है? शासक स्वयं को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिरों के निर्माण को बढ़ावा देते थे या मंदिरों के निर्माण में अपना क्या योगदान देते थे। यहाँ पे प्रदूषण नहीं आएगा। ठीक है, प्रदुभव देते थे, प्रदुभव यानी अपना योगदान देते थे। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, विजयनगर के राजा मंदिर के लिए काफी भूमिदान क्या करते, जो विजयनगर के जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, भूमि विदान क्या करते थे, किसके लिए? मंदिर बनवाने के लिए। ठीक है, मंदिर जो था वो एक शिक्षा का केंद्र के रूप में भी उभर कर सामने आया। मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। जो मंदिर था ये बहुत सारे जो कार्यों के लिए हुआ, जैसे कि धार्मिक केंद्र हुआ। ठीक है, सबसे पहले धर्म का काम हो रहा, धार्मिक केंद्र हुआ। ठीक है, उसका सामाजिक केंद्र बना, समाज में कैसे रहना है, सांस्कृतिक केंद्र बना, हमारी संस्कृति क्या है, नीति क्या है। ठीक है, उसका आर्थिक, यानी यहाँ पे क्या हुआ, लोग दान वगैरह दिया करते थे, लोगों को यहाँ से भला भी हुआ, तो आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित हुआ। और भी कई सारी चीजें क्या है, ये हमारे सामने उभर कर आया। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिर का निर्माण, मरम्मत, रख रखाव सभी अपनी सत्ता, संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन तथा मान्यताओं के महत्वपूर्ण माध्यम था। यानी कि क्या था, जो मंदिरों का जो निर्माण था ना, हम शासकों की दृष्टि से देखें, जो मंदिरों का निर्माण था इसका मरम्मत करना, रख रखाव करना। ठीक है, और सत्ता को अपनी संपत्ति तथा निष्ठा के लिए समर्थन करना। यानी कि हमारी भी इसमें क्या है, हमारा भी अपना समर्थन है, हमारा भी इसमें योगदान है। यानी हम किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना था, ताकि सभी लोगों के प्रति कहते हैं इनका जो था एक अपना लगाव भाव था। ठीक है, किसी भी चीज को नीचे नहीं मानते थे, किसी भी चीज के लिए ये गलत नहीं करते थे, ऐसा आप कह सकते हो इसमें। ऐसा क्लियर है? ठीक है, अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, विजयनगर में पंपा देवी तथा विरूपाक्ष मंदिर सबसे प्रसिद्ध थे। बात यहाँ पे विरूपाक्ष आएगा, तन्वी नहीं आएगा। ठीक है, जो विरूपाक्ष मंदिर था वो सबसे प्रसिद्ध थे। यहाँ के सभी शासक अपने आदेश पत्रों में तथा फरमानों में विरूपाक्ष शब्द अंकित किया करते थे। यहाँ का जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ का पंपा देवी का मंदिर था, विरूपाक्ष मंदिर जो था, पंपा देवी विरूपाक्ष मंदिर जो था, ये क्या था, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। यहाँ के जितने भी शासक थे ना, वो अपने संदेश पत्र जो लिखवाते थे उसमें वो अपना जो था विरूपाक्ष जो शब्द था उसको अंकित जरूर करवाते थे। इतना क्लियर है? ठीक है, अब आता है गोपुरम और मंडप। हमारा गोपुरम क्या है और मंडप क्या है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोपुरम की। ठीक है, देखो गोपुरम क्या होता है, गोपुरम को हम काफी लंबी दूरी से देख सकते हैं। एक तरह से देखा जाए ना, गोपुरम जो था ना, एक राजा की शानो शौकत और उसकी शक्ति को दिखाने का एक प्रतीक भी था। ठीक है, क्योंकि इनकी जो बनावट थी काफी विशाल होती थी, काफी बड़ी होती थी इनकी बनावट। ठीक है, गोपुरम के ऊंचे होने से शासक अपनी ताकत, अपने रुतबे का प्रदर्शन करते थे, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहाँ के शासक अपनी शानो शौकत दिखाने के लिए ऊंची मीनार तथा साधन तकनीक का प्रयोग क्या करते थे, कौन सी साधन जो तकनीक थी ना उनका प्रयोग क्या करते थे। गोपुरम मंदिर के प्रवेश द्वार थे, जो गोपुरम थे ना वो मंदिर के प्रवेश द्वार थे। यानी बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुरम होते थे जिनके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन भी की जाती थी, कलाकारियां भी की जाती थी।
अब आता है मंडप। मंडप के निर्माण लंबे स्तंभ पर किया जाता है। जो मंडप था ना, इसका निर्माण क्या लंबे लंबे स्तंभों पर किया जाता था। यह मंडप मंदिर परिषद में स्थित है। जो मंदिर है, जो मंडप जो होते हैं ये मंदिर परिषद में स्थित होते हैं और देव स्थलों के चारों ओर बनाए जाते थे। और ये देव स्थलों के चारों ओर बनाए जाते थे। मान लो यहाँ पे एक मंदिर है तो इसके उधर क्या एक पिलर खड़ा कर देते थे, ठीक है, जिसे हम मंडप कहते थे। इन स्तंभों के ऊपर सुंदर सुंदर मेहराब बनाए जाते हैं। इन जो स्तंभ थे ना, इसके ऊपर सुंदर सुंदर मेहराब बनाए जाते हैं। मेहराब मींस डिजाइन। अगर आप लोग पहले की वीडियो देखिए तो आपको पता होगा मेहराब मींस क्या होता है, डिजाइन करना, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी डिजाइनें बनाई जाती थी। महलों मंदिरों था बाजारों का आंकन। अब हम बात करने कि यहाँ पे जो महल थे, मंदिर थे और जो बाजार थे उनका आकलन कैसे किया गया था। अत्यधिक परिश्रम और गहन सर्वेक्षण के पश्चात हजारों संरचनाओं का प्रलेख यानी कि लेखा जोखा किया गया। इसके फलस्वरूप महलों मंदिरों और बाजारों का आंकन भी किया गया है, ठीक है। उल्लेखनीय है कि लकड़ी की संरचनाएं नष्ट हो चुकी है। अगर बात करें तो जो इतना टाइम हो चुका है, काफी 1000-2000 वर्ष हो चुका है, तो क्या है कि लकड़ी की जो भी संरचनाएं थी ना, या फिर लकड़ी से जो चीजें बनी हुई थी वो तो नष्ट हो चुकी है और केवल पत्थर की संरचना ही अस्तित्व में है। यानी जो चीजें पत्थर से बनी हुई थी वही हमारे अस्तित्व में है या फिर अस्तित्व में बची है। इतना क्लियर है। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस काल के मानव जीवन के आयाम को पुनर्निर्मित करने में सहायता करते हैं। यानी जो भी यहाँ पे बाहर से यात्री आए ना, उन्होंने जो भी अपने वर्णन अपना यात्रा वृत्तांत लिखा उसको यहाँ पे छोड़ दिया, तो उस काल के जो मानव जीवन, उस समय में जो मानव जीवन था उसके आयामों को पुनः निर्मित करने के लिए, उसके दिनचर्या को या फिर वो कैसे रहते थे उनको पुनः जीवित करने के लिए एक क्या बहुत ही ज्यादा अच्छा साधन है या फिर माध्यम है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब आता है उत्तरों की खोज में प्रश्न। क्या आता है उत्तरों की खोज में प्रश्न, ठीक है। सुरक्षित भवन से कई बातों की जानकारी होती है। जो भवन सुरक्षित बचे हैं ना, उनसे में कई सारी जानकारियां मिलती है। इससे पता चलता है कि किन वस्तुओं और तकनीक से अन्य भवनों का निर्माण किया जाता था। यानी कि जो भवन बचे हैं ना, सुरक्षित भवन बचे हैं, उनसे हमें पता चलता है कि जो यहाँ पे भवन थे उनका निर्माण आखिर किन किन चीजों से और कैसे कैसे किया जाता था। शहर की किलेबंदी से प्रतिरक्षण आवश्यक और सामरिक तैयारी को समझा जा सकता है। यानी कि जो शहर की जो किलेबंदी की गई थी ना, उसके जो प्रशिक्षण से यानी प्रतिरक्षण यानी उसको क्यों किया गया था, ठीक है, उसका रक्षण कैसे करते थे, क्यों आवश्यक था, वो सारी चीजें हम इससे जान सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस तरह पूरा किया जाता था। अब हम यहाँ पे देखने वाले ये क्वेश्चन भी है आपको जो आ सकता है, ठीक है। ये जो है विजयनगर की जो जल आवश्यकता थी, विजयनगर में क्या पानी कहां से लाया जाएगा, कमलपुरम जलाशय से लाया जाता था। तो क्या था कि देखो मुझे याद है, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए आप लोग भी लेक्चर 1 देख क्या होता है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। देखो विजयनगर की जो जल आवश्यकताएं थी उसको क्या था, नहरों के जरिए क्या है कि राज्य के केंद्र तक लाया जाता था। तो जो पानी की जो आवश्यकता थी ना, कैसे कैसे पूरी की जाती थी, वो सारी चीजें हम इसमें एक बार देख लेते हैं। देखो, तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक कुंड विजयनगर की भौगोलिक स्थिति का सबसे चौंकाने वाला एक तथ्य था या फिर एक चीज थी, ठीक है। यह नदी विजयनगर की उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। ये जो नदी है विजयनगर कहां बहती है, उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। इसके आसपास की पहाड़ियों से कई जलधाराएं आकर नदी से मिलती हैं। यानी कि इसके आसपास में कई जो पहाड़ियां हैं ना, उनकी कई सारी जलधाराएं में निकलती है, जो कि कहां आकर मिल जाती है, एक नदी में आकर के मिल जाती है। पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली सभी जलधाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आरोहण के फौज बनाए गए थे। यानी कि अलग अलग जो है पहाड़ी से जितने भी आने वाली जो जलधाराएं थी ना, उन सभी को क्या किया था, बांध बना करके अलग अलग हौज आरोहण यानी अलग अलग करके क्या है, हौज बना दिया गया था पानी को जमा करने के लिए। यहाँ पे फौज नहीं आएगा, हौज आएगा, ठीक है, बनाए गए थे। तथा सबसे महत्वपूर्ण हौज में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। सबसे एक महत्वपूर्ण एक नहर है या फिर आप कह सकते हो हौज है, जो कि 15वीं शताब्दी में किया गया था, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है, जिसका नाम क्या था, कमलपुरम जलाशय था। क्या था, कमलपुरम जलाशय कहा जाता था इसको। इतना क्लियर है, ठीक है। कमलपुरम हौज के पानी से ना केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता है। जो कमलपुरम का जो हौज था या तालाब था जहां पानी इकट्ठा होता था, उससे ये नहीं था कि बस वहां के जो आसपास के खेत है उन्हीं को सींचा जाता था, बल्कि क्या होता था, एक नहर के माध्यम से इसको यानी कि नहर बनाई गई थी। यहाँ पे ये तालाब बना, एक नहर भी बनाई गई थी, जो उस पानी को कहाँ लेके जाती थी, एक राज्य के केंद्र तक भी लेके जाती थी। लोग उसे नहाने धोने पीने के लिए भी यूज कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचना में से एक हिरिया नहर, जिसे आज भी भग्नावशेषों यानी कि उसमें इतिहास में देखा जा सकता है या फिर हमारे कह सकते हो आज भी वो स्थित है, भग्नावशेष में स्थित है।
इतना क्लियर है? ठीक है। हिरिया नहर का निर्माण शायद विजयनगर के संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। बात करें हिरिया नहर के निर्माण की, तो हिरिया नहर का जो निर्माण है ना, इसको शायद किसने करवाया था? विजयनगर के जो संगम शासक आए थे, संगम राजा आए थे, उन्होंने इसका जो है इस निर्माण करवाया था। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये यहीं पे एंड होता है, या फिर आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, वो यहीं पे एंड होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर कर दें, और हाँ, ध्यान से अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर दूं। और हाँ, ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आप लोगों के लिए ऐसी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहे। और भी कई सारी वीडियोस आप लोगों के लिए आने वाली है, तो ध्यान से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।